हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं जो आपका 21 फरवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम हुआ है एटीसी का। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जनरल नॉलेज के जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में और 10 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में, ये हम आपको यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। देखिए, मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, मेजर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जनरल नॉलेज के लिए लेकर उनकी मेंटालिटी क्या है, वो क्या सोचते हैं। वो ये सोचते हैं सिलेबस इतना वास्ट है, कहीं से भी पूछ लेता है तो इसको हम पढ़ के ही नहीं जाएंगे, वहाँ पे तुक्का मार देंगे। और अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो आप देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आपको क्या करना है, अगर आप फ्यूचर में वैकेंसी आती है और आप चाहते हैं इसमें 7-8 नंबर स्कोर करना, 8th 9th 10th एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। 8th 9th 10th साइंस पढ़ना है आपको। जैसे कि आप देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं ये बायोलॉजी कहाँ से इसने पूछ लिया। साइंस पढ़ना है आपको, हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी पढ़ना है, एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, कौन से आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये सब पता होना चाहिए। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। एनसीईआरटी 8th 9th 10th पूरा आप अभी जब भी फ्यूचर में वैकेंसी आती है, आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, तो मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ आप ये प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए 8th 9th और 10th। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अलावा देखिए, रीजनिंग एप्टीट्यूड का पूरा प्रीवियस ईयर पे जो भी आपका एग्जाम हुआ है, रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो में हम आपको जनरल नॉलेज के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद फ्यूचर जो भी आगे हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके साथ साथ मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, ये पूरा आपको हम सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं 21 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 में क्या क्या हमसे क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लोथल अ हड़प्पन साइट। मतलब पूछा गया है ये लोथल जो एक हड़प्पा साइट है ये कहाँ पर है, आपको ये बताना है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आज तक जितनी भी हड़प्पा की साइट जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो भी ये साइट्स खोजी गई हैं, ठीक है, ये साइट्स टोटल कितनी हैं, 1400 साइट्स हैं, जिसमें कि 925 साइट्स आपकी इंडिया में है, 925, 475 पाकिस्तान में है। सबसे पहली जो साइट थी, जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी वो कौन सी थी, हड़प्पा। दूसरी थी मोहनजोदारो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो लोथल है ये आपकी हड़प्पा साइट है। ये इसने पूछा है ये कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ये राइट साइड में आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है। ये खुदाई में मिला है हमें लोथल। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और ये देखिए, ऐसा माना जाता था कि ये हमारा एंशियंट टाइम का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो है ये सिटी था, और इसको बोला जाता था कि हमारा पहला, पूरे वर्ल्ड में पहला पोर्ट था यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पानी दिख रहा है, बोट चल रही है, मतलब यहाँ से ट्रेड होता था। ये पूरा प्रॉपर एक वेल डेवलप्ड सिटी बना हुआ था और यहाँ से पूरा ट्रेड होता था। और यहाँ पे बोला भी गया है ट्रेड कहाँ से कहाँ तक होता था। देखिए, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और पर्सिया तक यहाँ से ट्रेड होता था। लोथल वॉज वन ऑफ द साउदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन भाल रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। Lothal is one of the most important port cities of the ancient Indus Valley civilization. The excavated site of Lothal is the only port town of the Indus Valley civilization. तो देखिए, जितनी भी ये साइट्स हैं, साइट्स मतलब बोलेंगे तो ये जगह या स्थल, ये सारे के सारे खुदाई में मिले हैं। अभी तक टोटल 1400 मिल चुके हैं, जिसमें कि 925 इंडिया में है, 475 पाकिस्तान में है। तो ये लोथल भी खुदाई में मिला था। कहाँ पर मिला था, गुजरात के पास मिला है, गुजरात में मिला है, भाल रीजन है वहाँ पर मिला है। और ऐसा बोला जाता है कि ये एकमात्र ऐसा साइट था जहाँ पर ये बंदरगाह वगैरह पहले से यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आपको यहाँ पर स्लाइड शो आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर पूरा उसमें एक एक चीज़ दिया गया है डिटेल में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स कब डिस्कवर की गई है और कहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली जो साइट थी वो थी हड़प्पा। दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था 1921 और 23 में। कहाँ पर है, रिवर रवि, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। दूसरा देखिए, मोहनजोदाड़ो, आर.डी. बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था 1922 में। कहाँ पर है, इंडस रिवर
लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। इसके बाद देखिए चंद हुदड़ो, एनजी मजूमदार 1931 में इन्होंने इस साइट को डिस्कवर किया था और ये कहाँ पर है, इंडस रिवर, सिंध, पाकिस्तान में। लोथल, ये देखिए, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 1954 में इसको डिस्कवर किया है SR राव ने, आर्कियोलॉजिस्ट थे, और ये कहाँ पर है, रिवर भोगावा, भोगावा रिवर गुजरात में, उसके किनारे है, 1954 में डिस्कवर किया गया है। कलीबंगन, ये आपका सेकंड शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। बीबी लाल, ये आपके उस टाइम पर ASI जो है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके डायरेक्टर जनरल थे, और BK थापर, इनकी लीडरशिप में ये कलीबंगन, ये जो साइट है ये डिस्कवर किया गया था 1960 से 1969 के बीच में। और आप देख सकते हैं रिवर घग्गर, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। धोलावीरा, JP जोशी ने डिस्कवर किया था 1967 से 68 में, कहाँ पर है, लूनी नदी के किनारे है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। सुरकोतदा, JP जोशी ने इसको भी डिस्कवर किया था 1972 में, और ये कहाँ पर है, साबरमती रिवर और भोगावो रिवर के बीच में, गुजरात में। बनावली, RS बिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1973 में, और ये कहाँ पर है, सरस्वती नदी के किनारे, हरियाणा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। साइट्स तो बहुत सारी हैं, टोटल 1400 हैं, अब उतनी आप नहीं याद कर सकते, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है, कब कब खोजी गई हैं, किसने खोजी है, किसने डिस्कवर करी है, किसने, कौन कौन सी आपकी जो साइट्स हैं एक्सकेवेशन किया गया, तो कौन कौन सी साइट्स किस किस ईयर में मिली हैं और कहाँ पर हैं, लोकेशन, आपको जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी लिस्ट बहुत सारी है, पूरी लिस्ट आप नहीं याद कर सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 में ये सनौली, 2005 में शुरू हुआ था इसका एक्सकेवेशन और 2018 तक चला था। इसके ऊपर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, एक इसका वेब सीरीज़ भी अवेलेबल है शायद अमेज़ॉन प्राइम में, आप देखिएगा इसको, बहुत अच्छा है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है, याद कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अब देखिए आप, ये मैप है आपका, मैप में हम समझाते हैं आपको कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। देखिए जो आपसे पूछा गया था लोथल, ये है लोथल, देख रहे हैं आप कहाँ पर है, गुजरात में। ये रंगपुर, ये सारी की सारी आपकी साइट हैं। देखिए सुरकोतदा, चन हुदड़ो, देख रहे हैं आप, मोहनजोदाड़ो, कुछ कुछ साइट्स आपके इंडिया में हैं, कुछ कुछ साइट्स पाकिस्तान में, और ऐसा बोला जाता है कुछ साइट्स आपके अफगानिस्तान में भी हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका हड़प्पा, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये पूरा का पूरा आपका सब पाकिस्तान में। बाकी मोस्टली जो भी हमारी हैं, जो भी एग्जाम में आपसे पूछा गया, लोथल, रंगपुर, और ये सब आपका कहाँ है, ये सब इंडिया में है। ये देखिए धोलावीरा, ये मैप में आप देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये घग्गर हाकरा रिवर है, आप देख सकते हैं, इसके किनारे भी ये देखिए कलीबंगन, कलीबंगन, ये कहाँ पर है, राजस्थान, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमने कवर कर ली हैं। फ्यूचर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, पूरा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुल्यानगिरी हिल्स कहाँ पर है, तो मुल्यानगिरी हिल्स जो है वो आपकी कर्नाटका में है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक, इसकी हाइट है 1925 मीटर, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, मुल्यानगिरी हिल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, इन विच ईयर डिड द अनार्किकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट रिसीव द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। इसका अगर हिंदी में नाम बोलें तो इसका हिंदी में नाम था अराजक, अराजक और क्रांतिकारी, अराजक और क्रांतिकारी अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम 1919। ये उसी एक्ट का कॉपी है, आप राइट साइड में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिसीव द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑन द 21 मार्च 1919। तो करेक्ट आंसर है 1919। इसको मतलब कि गवर्नर जनरल की स्वीकृति, एसेंट मतलब स्वीकृति, कब प्राप्त हुई, 21 मार्च 1919 को। उस टाइम पर जो बात करते हैं तो सिडनी रॉलेट ये जज थे, इन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था रॉलेट कमेटी, रॉलेट कमेटी, ठीक है। इस रॉलेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना हमारा रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, और यही रॉलेट एक्ट है, पहचाना जाता है एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट
1999। इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, काला कानून, ब्लैक एक्ट। ऐसा क्यों कहा जाता है और ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम पर जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे जिसके अंतर्गत कोई भी संदिग्ध दिखेगा उसको हम जेल में डाल सकते हैं, बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूछताछ के, कुछ भी नहीं, और 2 साल तक उसको हम जेल में डाल सकते हैं। मतलब बेसिकली जो उनके अगेंस्ट में विद्रोह शुरू हुआ था अंग्रेजों के अगेंस्ट में, वो उसको दबाना चाह रहे थे। उसके लिए वो लेके आए थे रॉलेट एक्ट, जिसका यही नाम है अनार्किकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1999। सिडनी रॉलेट इसके जो कमेटी थी, रॉलेट कमेटी, इसके प्रेसिडेंट थे और ये जज भी थे, और इस कमेटी ने ही रिकमेंड किया था रॉलेट एक्ट, जिसका बाद में नाम पड़ गया था अनार्किकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, और 21 मार्च 1919 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई। अब देखिए, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बायोलॉजी से रिलेटेड है। लिवर फ्लूक बिलोंग्स टू विच फाइलम? अब देखिए, यहाँ पर पहले आपको समझना होगा ये होता क्या है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ये क्या होता है। तो देखिए, इस वर्ड में 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक, नॉन लिविंग को बोलते हैं अबायोटिक। अब लिविंग जो है ये 5 किंगडम में बटा हुआ है, 5 किंगडम। पहला है आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। दूसरा आपका बैक्टीरिया, या उसे हम बोलते हैं मोनेरो, मोनेरो, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है फंजाई, और उसके बाद आता है प्लांट्स या प्लांटिया, और उसके बाद आता है एनिमल्स या एनिमलिया। अब देखिए, ये जो हमारे 5 टाइप के किंगडम हैं, ठीक है, ये इनका हायरार्की दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन है एक तरह से। लाइफ से शुरुआत होती है, डोमेन ये अभी बाद में ऐड किया गया, पहले जो हमारा पूरा हायरार्की था, साइकिल, वो इतना था। मतलब अगर हम आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग, इसका क्या साइंटिफिक नेम होता है? होमो सेपियंस। देखिए, ये इसका डोमेन है यूकेरिया, ये क्या है? डोमेन। किंगडम क्या है? एनिमलिया, ठीक है। फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, फैमिली है होमिनिडे, जीनस है होमो, और स्पीशीज है सेपियंस। स्पीशीज मतलब जाति, सेपियंस। तो किसी को भी अगर हमें क्लासिफाई करना हो, जैसे हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी, अगर हमें किसी की भी बतानी हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। और ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि किस किंगडम का है। जैसे सपोज मान लीजिए लॉयन है, तो किस किंगडम का है? ऑब्वियस है एनिमलिया। फिर उसके हम फाइलम देखेंगे। किंगडम के अंदर अगर एनिमलिया किंगडम है तो एनिमलिया किंगडम के टोटल 11 फाइलम होते हैं। टोटल कितने फाइलम होते हैं? 11 फाइलम। किंगडम एनिमलिया के 11 फाइलम होते हैं, आपके सामने लिखे हैं, देख लीजिए। पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्किलहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इनके सबके एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है। पोरीफेरा, स्पंज जो आप जानते हैं, वो पोरीफेरा का ही एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये पूरे जो आपके स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आपसे पूछा गया था लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक किस फाइलम को बिलोंग करता है? तो लिवर फ्लूक जो है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस, ये आपके सामने। और ये जो टेप वॉर्म, ये बेसिकली आप जानते होंगे कि जो टेप वॉर्म से जो आपको क्या बोलते हैं, जो बीमारियां होती हैं, मोस्टली ये जानवरों में पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है। टेप वॉर्म होता है, लिवर फ्लूक होता है। ये सब के सब किस आपका फाइलम को बिलोंग करते हैं? प्लेटीहेलमिन्थिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं किंगडम एनिमलिया के 11 टोटल टाइप होते हैं, 11 फाइलम होते हैं, और ये 11 फाइलम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक एक को सबको डिफाइन किया गया, कौन सा एनिमल किस फाइलम को बिलोंग करता है। हर एनिमल अलग अलग फाइलम को बिलोंग करता है। टोटल 11 फाइलम में डिफाइन किया गया। तो आपको एक चीज़ अब क्लियर समझ में आ गई होगी। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ किंगडम। कौन कौन से होते हैं?
आपका बैक्टीरिया हो जाता है जिसे मोनेरो बोलते हैं, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, प्लांटिया या प्लांट्स होते हैं, और एनिमल्स होते हैं। तो आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं एटलीस्ट आपको, जैसे ह्यूमन बींग्स है तो पता है एनिमल है, लॉयन है पता है एनिमल है। तो अब सीधी सी बात है किस किंगडम का है, एनिमलिया किंगडम का है। उसके अंदर फाइलम होंगे, फाइलम की कई सारी क्लास होंगी, फिर क्लास के अंदर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के अंदर फैमिली होगा, फैमिली के अंदर जीनस होगा, और उसके बाद उसकी स्पीशीज होंगी। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आपके देखिए, ये आपका निडेरिया का है। उसके बाद ये आप देख लीजिए, ये टेनोफोरा का है, ये प्लेटीहेलमिन्थिस, ये एनेलिडा का है, ये एंथ्रोपोडा का है, और ये मोलस्का का है। ये आप देख सकते हैं एस्केलमिन्थिस का एग्जाम्पल है, और ये आप देख सकते हैं आपका एकिनोडर्मेटा का है, और ये इसके साथ साथ आपका कॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, ये आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। ये हेमिकॉर्डेटा है और ये कॉर्डेटा है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया कि कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फंजाई को। समझ में आ गया। सबसे पहले हम उसका किंगडम डिफाइन करते हैं, किंगडम के बाद हम उसका फाइलम डिफाइन करते हैं, फाइलम के बाद हम उसका क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास के बाद हम उसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं, फिर हम फैमिली डिफाइन करते हैं, फिर जीनस डिफाइन करते हैं, और फिर स्पीसीज डिफाइन करते हैं। इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये आपका क्लास 9th में बायोलॉजी में साइंस की बुक में दिया हुआ है, शायद चैप्टर 8 में। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ईयर वॉज सचिन तेंदुलकर अवॉर्डेड द भारत रत्न। ये आई थिंक ये सबको आता ही होगा, सबने कर ही लिया होगा, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे बोला था स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये ज़रूर क्वेश्चन एक ना एक पूछते हैं। सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था। इसके अलावा किसको दिया गया था, प्रोफेसर CNR राव को दिया गया था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया है। लेटेस्ट जो अभी दिया गया है वो 2019 में दिया गया है। प्रणब मुखर्जी ये 13वें प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। भूपेन हजारिका प्लेबैक सिंगर हैं, असम को बिलोंग करते हैं। और नानाजी देशमुख सोशल एक्टिविस्ट थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। द भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1954। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न वर द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु C. राजगोपालाचारी। सेकेंड प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया S.V. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और नोबेल प्राइज लॉरिएट और फिजिसिस्ट C.V. रमन। तो ये पहले हमारे रेसिपिएंट थे जिनको क्या दिया गया था, भारत रत्न। C. राजगोपालाचारी, S.V. राधाकृष्णन और C.V. रमन। इसके अलावा आप ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर यंगेस्ट रेसिपिएंट थे। उस टाइम पर उनकी एज थी 40 ईयर्स। ये अभी तक यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है 25 जनवरी 2019 गवर्नमेंट अनाउंस द अवार्ड टू सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपको बता चुका हूँ, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। ये लेटेस्ट है जिनको अभी दिया गया है। आगे आ जाइए, बोला गया है हु ब्रॉट आउट द जर्नल संवाद कौमुदी टू एजुकेट द पब्लिक ऑन वेरियस सोशल इशूज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। संवाद कौमुदी क्या है, किस आपसे पूछा गया है, कौन लेके आया था ये। संवाद कौमुदी वॉज अ बंगाली वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बाय राम मोहन रॉय। It was a noted pro-reformist publication that actively campaigned for the abolition of the सती प्रथा। तो किस लिए लाया गया था ये, सती प्रथा को हटाने के लिए। ठीक है, कौन लेके आए थे, राजा राम मोहन राय। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ऑफ महाराष्ट्र वॉज कैंसिल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सितंबर 2022। 14 सितंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस किसका कैंसिल किया था, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इनके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं था और फ्यूचर अर्निंग का कोई इनके पास एक विजन नहीं था, कुछ बता नहीं पाए थे हमारे पास आगे की अर्निंग हमें कैसे करनी, इसलिए कैंसिल किया था। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता, अभी लेटेस्ट में मध्य प्रदेश के गुना में बेस्ड ये आपका कोऑपरेटिव बैंक है, गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक। 20 फरवरी 2023 को RBI ने इसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया और ये बोला है कि लेंडर के पास एडिक्वेट प्रॉपर कैपिटल नहीं है और अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब कि आगे क्या अर्निंग होगी, कैसे अर्निंग करेंगे, कुछ नहीं है उनके पास। तो लेटेस्ट 20 फरवरी 2023 को RBI ने गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वॉज जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना है, 1965 में।
यहाँ पे लिखा हुआ है द जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर जूडो इन इंडिया. Judo Federation of India was established in 1965 and received affiliation from the International Judo Federation in 1965. ठीक है. The JFI organized the first national judo championship at Hyderabad in 1966. ये इंपॉर्टेंट है, पहली नेशनल जूडो चैंपियनशिप हैदराबाद में 1966 में हुई थी. ये भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. अभी लेटेस्ट में इसके प्रेसिडेंट हैं प्रताप सिंह बाजवा और इसका हेडक्वार्टर है हरि सिंह कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में. अब देखिए ये आया आपका क्वेश्चन, इसका मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पर लिस्ट भी आपको दिया हुआ है. बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ पर है इंडिया में, कौन कौन सी हैं, ये आपसे क्वेश्चन आया है आपकी फर्स्ट शिफ्ट में. यहाँ पर देखिए अभी आज की डेट में एज पर द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी टोटल 72 बर्ड सेंचुरीज हैं इंडिया में. इस मैप में आप देखेंगे जो राइट साइड में ये आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में आपको प्रॉपर जो बर्ड सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे दिखाई गई और जो आपसे एग्जाम में पूछी गई वो सब इस मैप में मेंशन है. जैसे कि देखिए नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये आपसे पूछा गया है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो आप देखेंगे ये गुजरात के अंदर नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात. दूसरा अगर आप देखेंगे क्या है, वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी, ये आपकी कहाँ पर है, तो वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी ये आप देखिए यहाँ पर, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु. उसके बाद है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये आपसे पूछा गया कहाँ पर है, तो आप देखिए इसी के जस्ट बगल में यहीं पर है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी. कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका में है. ये देखिए ये कर्नाटका है, यहाँ पे देखिए ये कर्नाटका है, कर्नाटका का बॉर्डर है और नीचे केरला है. तो जो लास्ट में आपसे पूछा गया कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, ये देखिए ये आपका केरला के अंदर आ रहा है. तो समझ में आ गया, इसका आंसर है केरला और इसका आंसर है कर्नाटका. ऑप्शन 3 करेक्ट है. ठीक है, ये मैप है, आपको समझ में आ जाएगा. इसके अलावा लिस्ट आप हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब PDF जीके के लिए तो बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज मैंशन इन द आर्टिकल. पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है ये किस आर्टिकल में, हमारा जो भारत का संविधान है किस आर्टिकल में ये मेंशन है. तो DPC इज कमेटी क्रिएटेड एज पर द आर्टिकल 243ZD ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट एंड बिलो. ठीक है, ये किस लिए बनाई गई थी, ये हमारे जो संविधान है उसका आर्टिकल है 243ZD 243ZD. यहाँ पर बोला गया द कमेटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट शुड कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट. मतलब जो हमारे पंचायत हैं या नगर पालिका हैं, म्यूनिसिपैलिटी जिसे बोलते हैं, ये प्लान्स प्रिपेयर करती हैं और उसके बाद एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के थ्रू और ये उसको अप्लाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट से नीचे जो भी हमारी चीज़ें हैं वहाँ पर. डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, नगर पालिका आते हैं, नगर निगम के आपके जो भी एरियाज़ आते हैं, सिटीज़ आती हैं, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करते हैं उसको. ये है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, आर्टिकल 243ZD. ये पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है. अब बात करते हैं शिफ्ट 2 में हमारे जनरल नॉलेज के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए. पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क लॉन्च अ सीरीज ऑफ फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप्स इन 18 फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन सितंबर 2022. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा सितंबर 2022 में उस टाइम पर असम के अंदर अच्छी खासी बाढ़ आई हुई थी. तो सीधा सा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 असम. आप यहाँ पर देख सकते हैं. पहली चीज़ तो समझिए ये क्या है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन, MFIN, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क इज एन एसोसिएशन फॉर द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया. इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में. इसके चेयरमैन हैं मनोज कुमार नाम्बियार और इसके CEO हैं आलोक मिश्रा. 15 सितंबर 2022 को MFIN एंड RBI रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक सीरीज मेडिकल हेल्थ कैंप की लॉन्च करी थी 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, असम के 18 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करी थी टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल रिलीफ. तुरंत मेडिकल सहायता देने के लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी थी. और कहाँ पर करी थी, असम के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में MFIN ने फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप प्रोवाइड किए थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
आइडेंटिफाई द सिनेडेरियन या निडेरियन दैट इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स कॉमन नेम। अब देखिए निडेरियन, ये क्या है निडेरियम, निडेरिया, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, निडेरिया क्या है, एनिमल जो हमारा किंगडम है उसका फाइलम है निडेरिया। बायोलॉजी का क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए मैंने पूरा आपके सामने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, आप पिक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडम्सिया। एडम्सिया क्या है, एडम्सिया इसका जो कॉमन नेम है वो है एनीमोन। तो मतलब आप ये जो देख रहे हैं सी एनीमोन, ये इसका करेक्ट नेम है एडम्सिया का, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया एडम्सिया इज अ जीनस ऑफ सी एनीमोन इन द फैमिली हॉर्माथिडे। आप देख लीजिए यहाँ पर दिया गया साइंटिफिक नेम, ये आपके सामने है, ये है क्या है, ये एडम्सिया, और ये इसका साइंटिफिक नेम है एडम्सिया। फाइलम है इसका निडेरिया, ऑर्डर है एक्टिनेरिया, और किंगडम है एनिमेलिया। तो ये सारे के सारे एनिमल से ही हैं, सारे के सारे एनिमल्स हैं, एनिमेलिया किंगडम्स को बिलोंग करते हैं, जो भी आपसे ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए थे। दूसरा है गोर्जोनिया, देखिए इसका क्या है कॉमन नेम, सी फैन, मतलब ये जो सी फैन है ये किसका है कॉमन नेम, गोर्जोनिया। गोर्जोनिया इज अ जीनस ऑफ सॉफ्ट कोरल्स, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, सी फैंस इन द फैमिली गोर्गोनिडे, ठीक है। साइंटिफिक नेम है गोर्गोनिया, निडेरिया इसका फाइलम है, ऑर्डर है एलायोनीसिया, और किंगडम है एनिमेलिया। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा हमारा फाइजेलिया। फाइजेलिया ये आपके सामने है, इसका कॉमन नेम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, यही ऑप्शन में दिया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑल्सो नोन एज द मैन ऑफ वॉर इज अ मरीन हाइड्रोजोन फाउंड इन द अटलांटिक ओशियन एंड इन इंडियन ओशियन, ये आप देख सकते हैं। फाइसेलिया इसका साइंटिफिक नेम है, फाइलम इसका निडेरिया है, और ऑर्डर है सिफोनोफोरे, और किंगडम है एनिमेलिया। और लास्ट में आपका आता है हमारा पेनाटुला। पेनाटुला का जो कॉमन नेम है वो है सी पेन। तो ये जो एडम्सिया के सामने सी पेन लिखा हुआ है ये किसका है आपका, ये है पेनाटुला का, ठीक है। और सी फैन है गोर्जोनिया का। पेनाटुला इज द जीनस ऑफ सी पेन्स इन द फैमिली पेनाटुलिडे। पेनाटुला इसका साइंटिफिक नेम है, फाइलम है इसका निडेरिया, ऑर्डर इसका पेनाटुलेशिया, और किंगडम है एनिमेलिया, ये आपके सामने है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी आप क्लास 9 की साइंस की बुक में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा हमसे, जो यूजीसी है ये किस साल में आपका यूजीसी एक्ट है किस साल में लागू हुआ है। तो करेक्ट आंसर है इसका 1956। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस टू द यूजीसी एक्ट 1956। 1956 के अकॉर्डिंग ये सेटअप किया गया है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको समझते हैं क्या है। स्टैच्यूटरी बॉडी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होता है, अलग अलग टाइप होते हैं। हम आपको यहाँ पे दो मेजर जो बॉडीज़ हैं उसका डिफरेंस बता देते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडीज़ डिराइव दियर पावर फ्रॉम लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और जबकि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ये क्या बोला है, डिराइव दियर पावर्स एंड अथॉरिटीज़ फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर स्पेसिफिकली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग दे हैव डेडिकेटेड आर्टिकल्स। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनको पावर्स या इनको ये सब कहाँ से मिलता है, डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और स्टैच्यूटरी बॉडीज़ इनको जो भी पार्लियामेंट से एक्ट पास किया जाता है उसके बाद स्टैच्यूटरी बॉडीज़ सेटअप की जाती हैं। स्टैच्यूटरी बॉडीज़ के एग्जाम्पल हैं यूजीसी है, सेबी है, यूआईडीएआई है, एनएचआरसी आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सीवीसी आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का एग्जांपल आप देखिए, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन। ये किसके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अब देखिए यूजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953 and became a statutory organization of the government of India by an act of parliament in 1956। यूजीसी एक्ट 1956 में पास किया गया था, पारित किया गया था पार्लियामेंट से, उसके बाद ये हमारा यूजीसी बना है, ठीक है। और क्या बना है, स्टैच्यूटरी बॉडी। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, स्टैच्यूटरी बॉडी ये जो है
जो भी पार्लियामेंट से हमारे एक्ट पास होते हैं उसके बाद ही सेटअप किया जाता है स्टैच्यूटरी बॉडीज को। इन नवंबर 1956 यूजीसी बिकेम अ स्टैच्यूटरी बॉडी अपॉन द पासिंग ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, समझ में आ गया। कब बना है? 28 दिसंबर 1956 को, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है मम्मीदाला जगदीश कुमार MJ कुमार, ये इसके चेयरमैन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स टुवर्ड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ। आर्टिकल 148 किससे डील करता है? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो भी ऑप्शन में आपको दिए गए हैं सबका डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। आर्टिकल 76 बताता हमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 76। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324, CAG आर्टिकल 148, फाइनेंस कमिश्नर आर्टिकल 280। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको सब कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन। इसके चेयरमैन है NK सिंह। और आपको ये भी याद रखना चाहिए KC नियोगी, जब सबसे पहला हमारा फाइनेंस कमीशन सेटअप हुआ था, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, उसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे KC नियोगी। इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैच्यूटरी बॉडी में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ध्यान रखिएगा। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। तो क्या बोला था? जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, इनको जो भी पावर्स मिलती हैं, ये सेटअप कहाँ से किए जाते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, या अथॉरिटीज़ कहाँ से डिराइव करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। इनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और लास्ट में हमारा आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आपसे कभी पूछ लिया जाए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया का कौन होता है, तो क्या बोलेंगे आप? अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए किसका है क्वेश्चन? स्पोर्ट्स का है, करंट अफेयर्स का है, 2022 का, और ये मोस्टली पता ही होगा आप लोगों को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? शरद कमल अचंता। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इनको अवार्ड मिला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में। अचंता शरद कमल इज एन इंडियन प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर एवर टू बिकम 10 टाइम्स सीनियर नेशनल चैंपियन। 10 बार ये नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, 10 टाइम्स सीनियर नेशनल चैंपियन। और इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो था कमलेश मेहता का, जो कि 8 बार रहे थे। ठीक है। इन 2019 इनको 2019 में पद्मश्री दिया गया था, जो कि इंडिया का 4th सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दैट इज भारत रत्न। ही वॉज अवॉर्डेड द खेल रत्न अवार्ड, अभी 2022 में इनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको बदल के हमारी सरकार ने नाम इसका क्या रख दिया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब देखिए ये आ जाता है, क्या पूछा गया है? रिवर्स और उसका ओरिजिन, रिवर्स एंड ओरिजिन। राइट साइड में आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है आपके सामने है। तो देखिए ऑप्शन में हमसे पूछा गया था, ये देख लीजिए आपके सामने दिया गया है। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? इंडस रिवर निकलती है तिब्बत से, मानसरोवर से, सिंध नदी जिसे बोलते हैं। ठीक है। गोदावरी कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी, आप देख सकते हैं ये सिंध नदी है, और इसके अलावा आपका ये गोदावरी है नासिक महाराष्ट्र से। इसके अलावा नर्मदा, आप सभी को पता होगा, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी। तो बचा हमारा क्या? कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? कुर्ग कर्नाटका। ये है आपका ब्रह्मागिरी हिल्स, कुर्ग कर्नाटका। और बचा आपका नर्मदा मैकाल हिल्स, अमरकंटक मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, लर्न कर लीजिएगा, फ्यूचर में हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, ये भी आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है।
देखिए सबसे पहली चीज़ समझिए, देखिए दो टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एनिमल सेल और दूसरा होता है हमारा प्लांट सेल। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं प्लास्टिड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स पाए जाते हैं आपके प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। अब प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। ठीक है, तो 3 टाइप होते हैं हमारे प्लास्टिड्स के, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अब देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3 टाइप्स होते हैं। इन 3 टाइप्स में देखिए इनका क्या काम होता है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये क्या? ये स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च, एमाइलोप्लास्ट। और उसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो है एल्यूरोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये प्रोटीन स्टोर करता है। और बचा हमारा इलायोप्लास्ट, ये स्टोर करता है आपका फैट एंड ऑयल। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इलायोप्लास्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1960s? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। हड़प्पन साइट के बारे में, लोथल के बारे में पूछा गया है। अंडर द गाइडेंस ऑफ बीके थापर, कौन सी साइट थी जो आपकी खुदाई में मिली थी 1960 में? अंडर द गाइडेंस ऑफ बीके थापर। तो मैंने आपको बताया था कौन सी साइट थी, कलीबंगन। कहाँ पर है? राजस्थान में। बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, इसके ये डायरेक्टर जनरल थे। बीबी लाल और बीके थापर, इन दोनों लोगों की लीडरशिप में ये हमारी साइट खुदाई में मिली है। कलीबंगन राजस्थान में है। आपके सामने एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिस्ट दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। कलीबंगन 1960 से 1969 के दौरान खुदाई में मिली है। कहाँ पर है? घग्गर रिवर के किनारे, राजस्थान। चलते हैं आगे। द रिफॉर्मर हेनरी विवियन डेरोजियो वॉज एसोसिएटेड विद, ये कौन थे? ये नीचे आपके सामने पिक्चर है, ये है हमारे हेनरी डिजोरियो। देखिए 1826 में इन्होंने हिंदू कॉलेज, जो कि कलकत्ता में है, हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया एज अ टीचर। और इन्होंने वहाँ के जितने भी हमारे यूथ थे उनको बहुत ज़्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं कि टीच किया या इनकरेज किया। उनको बोला कि आप एकदम स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक मूवमेंट हुआ जिसका नाम दिया गया यंग बंगाल मूवमेंट, और ये उसके फाउंडर थे। यंग बंगाल मूवमेंट, ये उसके फाउंडर थे। इसके साथ साथ जो यंग बंगाल मूवमेंट को जिसने भी ज्वाइन किया उनको उन्होंने क्या बोला? वो बोले गए डेरोजियंस। देखिए, द यंग बंगाल ग्रुप वॉज अ ग्रुप ऑफ बंगाली फ्री थिंकर्स एमर्जिंग फ्रॉम हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता से जितने भी लोग, जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जो भी यंग्स थे, वहाँ से जो निकलते जा रहे थे, उनको बोला गया कि ये फ्री थिंकर्स हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। और इनको बेसिकली प्रमोट किया गया कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप एकदम फ्री होकर सोच सकते हैं, अपना मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसकी वजह से ये यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने चालू किया था। इसके फाउंडर यही थे, हेनरी विवियन डेरोजियो, और जो भी उसके फॉलोअर थे उनको बोला गया था डेरोजियंस। ठीक है। इन 1826 में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ज्वाइंड द हिंदू कॉलेज एज अ टीचर एट कलकत्ता। Within no time, he influenced many people in the college and encouraged them to think freely and promoted radical ideas in his teachings. This is how the Young Bengal movement started. Last question है हमारा, इसका क्या है? Which of the following is not one of the 3 major types of indigenous wild silk produced in Assam? कौन सा ऐसा है जो कि असम में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है? तो देखिए, सिल्क 4 टाइप के हैं बेसिकली। मलाबेरी सिल्क, मलबेरी सिल्क, एरी सिल्क, ERI एरी सिल्क, टसर सिल्क और मूगा सिल्क। ये 4 टाइप के होते हैं। असम में जो है ये चारों के चारों प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार।
यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, मालाबेरी सिल्क, एरी सिल्क, टसर सिल्क, मुगा सिल्क। असम में ये चारों के चारों सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा है जो नहीं है, तो काशियापेट ये जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका, जो कि ये सिल्क प्रोड्यूस नहीं किया जाता है असम में। असम में एरी सिल्क किया जाता है, वाइट पेड किया जाता है, गोल्डन मुगा किया जाता है। असम सिल्क डिनोट्स द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इंडिजिनस वाइल्ड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन असम, गोल्डन मुगा, वाइट पेड और वाम एरी सिल्क। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल 8 टाइप के सिल्क होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ सिल्क, ठीक है। लेकिन जो ये 4 मैंने आपको बताए हैं, ये जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, ये नेचुरल सिल्क, ये देखिए ये नेचुरल सिल्क है। मालबरी सिल्क, एरी सिल्क, टसर सिल्क, मुगा सिल्क। और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म्स। स्पाइडर सिल्क एंड सी सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर्स एंड मोलस्क। मोलस्क जिसको हिंदी में बोलते हैं घोंघा। और लास्ट में आता है हमारा आर्ट सिल्क, जो कि आर्टिफिशियली होता है, मैन मेड होता है ये सिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काशियापेट, जो कि असम में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। बाकी सारे के सारे सिल्क जो हैं वो असम में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये थे आपके पूरे प्रॉपर 20 क्वेश्चन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के ATC के एग्ज़ाम, जो 21 फरवरी 2023 में GK के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके। इसके बाद अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे बोलूँगा, फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आने वाली है, अगर आप सच में चाहते हैं, आप जब देखेंगे कि जब ये आप सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो को देख लेंगे, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत ऐसा डिफ़िकल्ट तो है नहीं, ये तो हम भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना शुरू करो ना भाई। 8th 9th 10th, बस मैंने आपको क्या बोला, 8th 9th 10th NCERT पूरी रट मारो। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, साइंस के अंदर ही सब आपको मिल जाएगा, बायोलॉजी वगैरह सब एक ही जगह दिया हुआ है। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितना पढ़ सकते हो 8th 9th 10th, इसको जितना पढ़ सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स तो यार ऐसा है, रोज़ पढ़ सकते हो आप लोग। डेली का डेली न्यूज़ से अपने आप को अपडेट रखो, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। लास्ट टाइम पे बैठ के मैगजीन रखते हो, उससे बेटर है डेली का डेली अपने आप को बस अपडेट रखो न्यूज़ से। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया ये पूरा पढ़ लीजिए। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कोई बुक बता दीजिए GK का, कोई ये कर दीजिए, देख रहे हो आप क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। आप हम कह रहे हैं एक बुक पढ़ भी लो, तब भी नहीं होगा जब तक आप पूरा प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे। 8th 9th 10th NCERT पूरा पढ़ लो, बस उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।